हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में स्टार्ट करेंगे सेक्शन 4। और सेक्शन 4 जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट, अहम और थोड़ा सा मैं कहूंगा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अभी तक जो टॉपिक्स हमने करे हैं उनके मुकाबले। और ये जो टॉपिक है जैसा कि आप देख रहे हैं, सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब ये सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, किस तरीके से इसकी अकाउंटिंग अनफोल्ड होती है, तो इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए डायरेक्टली हमने पहले क्वेश्चन नंबर 4.1 को लिया और इसके सारे हम धीरे धीरे इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 4.1 क्वेश्चन आप फटाफट निकाल लें और 4.1 को ध्यान से देखें क्या कहता है इस क्वेश्चन में। पहले तो उसने लिखा है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर पहले तो कंपनी का नाम है द बैलेंस शीट ऑफ आई वांट टू बी स्ट्रांग लिमिटेड, और कंपनी की जो बैलेंस शीट है जैसा कि आप देख रहे हैं 31 मार्च 2023 को गिवन है। अब शेयर कैपिटल का जहां तक सवाल है, कंपनी के 8000 शेयर्स हैं, 50 रुपए का एक शेयर है। ध्यान से नोट करना है शेयर की फेस वैल्यू को। टोटल शेयर कैपिटल इनकी जो है वो 4 लाख की गिवन है। उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नेगेटिव बैलेंस है जो हमें राइट ऑफ करना होगा। कैपिटल रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं है। उसके अलावा कंपनी के 10% डिवेंचर्स हैं 7 लाख, और उसी के नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर्स जो कि 35,000 तुम्हें दिया हुआ है। यानी कि डिवेंचर होल्डर्स का अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल क्लेम कितने का है, तो आपका आंसर 7 लाख नहीं होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 7,35,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा उसने लिखा कि ट्रेड पेबल है सन्ड्री क्रेडिटर्स के रूप में 2,25,000 के, और अदर करंट लायबिलिटी जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं उसने 5,000 रुपए के, तो कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हैं और ये टोटल है। उसके अलावा फिर लैंड एंड बिल्डिंग 7,15,000 की है। और उसके अलावा क्वेश्चन में गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है, ये सिर्फ वैसे ही लिखा हुआ है। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट है 8,500 की, और इन्वेंट्रीज है 40,000 की, ट्रेड रिसेबल है 15,000 के, कैश एट बैंक है 51,500, टोटल है 8,30,000। अब नीचे क्वेश्चन में उसने हमें क्या लिखा हुआ है, कहता है फिक्स्ड एसेट्स आर हेवीली ओवर वैल्यूड। पहले तो इस क्वेश्चन में अगर हम अपनी एसेट साइड को देखें तो फिक्स्ड एसेट के रूप में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग है। अब वो कह रहा है लैंड और बिल्डिंग जो है हेवीली ओवर वैल्यूड है। अब कितने से ओवर वैल्यूड है, कितने से ज्यादा पर लिखी हुई है, वो फिगर अभी हमारे पास नहीं है। कहता है फिक्स्ड एसेट्स आर हेवीली ओवर वैल्यूड। फिर कहता है अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि रिकंस्ट्रक्शन इज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड एंड कंफर्म्ड बाय द कोर्ट। द सेलिएंट पॉइंट्स ऑफ द स्कीम आर एज फॉलोज। अब स्कीम के जो पॉइंट है, पहला पॉइंट उसने तुम्हें क्या दिया है, कहते हैं ईच शेयर शेल बी सब डिवाइडेड इनटू 20 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.50। ईच शेयर शेल बी सब डिवाइडेड इनटू 20 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.50। वो कहता है हर एक शेयर को, जो भी हमारे पास एक शेयर है, अभी हमने जब बैलेंस शीट को देखा था तो हमने देखा था कि हमारे 8,000 शेयर हैं और 50 रुपए की फेस वैल्यू है। यानी कि जो एक शेयर है, अभी जो हमारे पास एक शेयर है वो 50 रुपए का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने एक शेयर के 20 टुकड़े कर दिए, इसको हम बोलते हैं सब डिवीजन। करेक्ट। जनरली इस तरह की पॉलिसी कोई कंपनी तब अपनाती है जब उसने छोटी मोटी पेमेंट्स भी करनी होती है बाय वे ऑफ शेयर्स। तो कंपनी ने क्या करा, हर एक शेयर को 20 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि एक शेयर के 20 टुकड़े कर दिए और शेयर की वैल्यू ऑफ 2.50 कर दी। बात समझ में आई? इसका क्या मतलब इनडायरेक्टली हो गया, ध्यान से सुने। इसका मतलब यह हो गया कि जैसे हमारे पास पहले एक शेयर था, एक शेयर के अब हमने 20 टुकड़े कर दिए, यानी कि अगर आपके पास पहले एक शेयर था तो इसका मतलब अब आपके पास 20 शेयर है। ये भी समझने की कोशिश करें, पहले एक शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपए की थी, यानी कि 1 इंटू 50, इसका मतलब आपके हाथों में जो वैल्यू थी वो 50 रुपए के बराबर थी अगर आपके पास एक शेयर था। पहले आपके पास एक शेयर था, उसकी वैल्यू जो थी 50 रुपीज के हिसाब से थी, तो 1 इंटू 50 इसका मतलब एक शेयर की वैल्यू 50 थी। अब हमने क्या कर दिया, एक शेयर के 20 टुकड़े तो कर दिए, लेकिन हर शेयर जो है अब 2.5 रुपए का कर दिया गया, 2.50 का। तो अब आपके पास एक के बदले 20 शेयर हैं, लेकिन उस शेयर की फेस वैल्यू जो पहले 50 थी 2.50 हो गई। लेकिन अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो 20 इंटू 2.50 वैल्यू अभी भी आपके हाथ में 50 रुपए की है, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा।
बस ये है कि आपके हाथों में नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए। इसका मतलब अगर एक शेयर के 20 टुकड़े हो रहे हैं और कंपनी के टोटल 8000 शेयर हैं, तो इसका मतलब अब कंपनी ने अपने 8000 शेयर को कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया? 8000 इंटू 20, डेट इज इक्वल टू 1,60,000। इसका मतलब एक शेयर 20 में कन्वर्ट हो गया, 20 शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो टोटल 8000 शेयर इज इक्वल टू नाउ 1,60,000 शेयर। लेकिन 1,60,000 ये शेयर तो हैं, अब ये 2.50 के हिसाब से है। अगर आप देखेंगे इनकी वैल्यू 4 लाख आ रही है और पहले भी वैल्यू 4 लाख थी, 8000 इंटू 50 4 लाख थी, तो कोई नफा नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अब हमारे जो शेयर्स हैं जो पहले 8000 इंटू 50 थे, अब वो 1,60,000 इंटू 2.5 के हो गए। इज इट क्लियर टू यू? फिर उसने क्या कहा? फिर कहता है आफ्टर दिस सब डिवीजन, सब डिवीजन के बाद, आफ्टर दिस सब डिवीजन each shareholder shall surrender to the company 90% of its holding for the purpose of reissue to debenture holders and creditors so far as may be required and otherwise for cancellation. अब बेटा आप यहां पर याद करने की कोशिश करें। मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कोई कंपनी तब अपनाती है जब कंपनी के हालात जो है बेहद गंभीर होते हैं। कंपनी एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही होती है, कंपनी की माली हालत जो है वो बहुत खराब है, फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, क्योंकि अगर ये कंपनी लिक्विडेट हो जाए तो हो सकता है कि इक्विटी शेयर होल्डर का सारा पैसा लूज आउट हो जाए। क्योंकि जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो रीपेमेंट ऑर्डर में सारी पार्टीज को पे करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है, जिसके चांसेस बहुत निल होते हैं, अगर कुछ पैसा बचेगा तभी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा चिंता होती है। तो हो सकता है कि इस कंपनी के हालात बहुत ज्यादा गंभीर हों। ऐसा मैंने क्यों कहा अभी मैं आपको खुद ही बताऊंगा। हो सकता है इस कंपनी के हालात बहुत गंभीर हों। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ने क्या करा? ध्यान से सुने। फर्स्ट पॉइंट के बाद अब इस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर 1,60,000 शेयर हैं। अब इस कंपनी के टोटल 1,60,000 शेयर हैं और एक शेयर जो है 2.50 का है। नो डाउट अबाउट डेट कि कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल अभी 4 लाख है, पॉइंट नंबर 1 के बाद। अब पॉइंट नंबर 2 में कहता है कि आफ्टर दिस सब डिवीजन शेयर होल्डर्स ने 90% अपने जो शेयर्स थे वो सरेंडर कर दिए। अगर मैं 1,60,000 का 90% कंप्यूट करूं तो ये तकरीबन 1,44,000 आ जाएगा। 1,44,000 आ जाएगा। भाई सरेंडर करने का मतलब क्या है कि उन्होंने अपने शेयर हमें वापस कर दिए और उसके लिए कंपनी को उन्हें कुछ पे भी नहीं करना पड़ा। तो कंपनी के लिए ये एक तरीके से गेन हो गया। कई बार इक्विटी शेयर होल्डर्स इस तरह की पॉलिसी अपनाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी तरह से हमने कंपनी को बचाना है। करेक्ट? तो 1,44,000 शेयर्स उन्होंने सरेंडर कर दिए। एक शेयर 2.50 का है। अगर मैं 1,44,000 को 2.50 से मल्टीप्लाइड करूं तो शायद ये 3,60,000 आ जाएगा। नो डाउट कि ये गेन है। ये जो शेयर सरेंडर हो गए ये गेन तो हैं, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ने 1,44,000 शेयर कंपनी को वापस कर दिए और कंपनी को उन्हें पे भी नहीं करना पड़ा, उन्होंने तो सरेंडर कर दिए। तो कंपनी के लिए 3,60,000 गेन तो है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स ने ये शेयर जब सरेंडर करे, 1,44,000 सरेंडर करे, तो उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या बोला कि हम ये शेयर सरेंडर तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो शेयर हमने सरेंडर करे हैं इन शेयर में से या इन शेयर्स का आप इस्तेमाल करो डिवेंचर्स को पे करने में और क्रेडिटर्स को पे करने में। तो उन्होंने कुछ कंडीशन भी अटैच कर दी कि जो शेयर हम सरेंडर कर रहे हैं इन शेयर का आप यूज करें डिवेंचर्स को पे करने में और क्रेडिटर्स को पे करने में। इज इट क्लियर टू यू? ध्यान से सुनना है मेरी बात को। तो उन्होंने कुछ कंडीशन भी अटैच कर दी। जनरली जब इक्विटी शेयर होल्डर्स अपने शेयर सरेंडर करते हैं तो कुछ ना कुछ कंडीशन उसमें जरूर अटैच कर देते हैं। तो उन्होंने कंडीशन अटैच कर दी कि भाई इन शेयर्स का इस्तेमाल आप डिवेंचर्स और क्रेडिटर्स को पे करने में करें। ये मुझे कैसे पता लगा? ध्यान से सुने, इस लाइन को एक बार फिर से सुने। After subdivision, each shareholder shall surrender to the company 90% of his holding for the purpose of reissue to debenture holders and creditors, so far as may be required and otherwise for cancellation. तो नीचे की लाइन से ये पता लगा कि इक्विटी शेयर होल्डर ने शेयर सरेंडर तो करे, लेकिन उन्होंने कहा
कि आप इन शेयर्स का इस्तेमाल करें डिवेंचर्स को पे करने में और क्रेडिटर्स को पे करने में, और उसके बाद भी अगर कुछ शेयर बच जाते हैं तब आप उसको कैंसिल कर दें। तब आप उसको कैंसिल कर दे का मतलब है तब आप उसको रियली में गेन ट्रीट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली क्या होता है, जब शेयर सरेंडर होते हैं तो वो कंपनी के लिए गेन होता है, और नॉर्मली हम गेन को कहां ले जाते हैं, रिकंस्ट्रक्शन में ले जाते हैं। लेकिन जब पॉइंट नंबर 2 में मैं एंट्री करूंगा तो ये जो गेन होगा 3,60,000, इसको मैं क्या करूंगा, रिकंस्ट्रक्शन में नहीं ले जाऊंगा, इसको मैं शेयर सरेंडर अकाउंट एक ओपन करूंगा, मैं उसमें क्रेडिट कर दूंगा। है तो ये गेन, नो डाउट अबाउट ये गेन है, लेकिन अभी हम इसको पूरी तरीके से गेन ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने हमारे ऊपर एक कंडीशन अटैच कर दी है कि इन शेयर्स का इस्तेमाल, जो सरेंडर शेयर है, आप यूज करेंगे डिवेंचर्स को पे करने में और क्रेडिटर्स को पे करने में। उसके बाद भी अगर कुछ शेयर बच जाएंगे उन्हीं को आप कैंसिल करेंगे, यानी कि उनको आप फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब एक प्रॉब्लम तो यहां पर क्या है, जरा समझने की कोशिश करें। आपने बहुत बार इससे पहले के लेवल पे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल नाम का चैप्टर करा हुआ है, आपने शेयर फोरफिटेड के बारे में भी पढ़ा है। शेयर फोरफिटेड और शेयर सरेंडर में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मैं कहना क्या चाहता हूं, अब यहां मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। एक तरफ तो इक्विटी शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हम ये शेयर सरेंडर कर रहे हैं। बेटे लॉजिकली अगर एक बार शेयर सरेंडर हो गए तो इसका मतलब वो एक तरीके से डेड शेयर हो गए। कोई भी पार्टी उन शेयर्स को अब नहीं लेगी। अगर मैं इन शेयर्स को इश्यू भी करना चाहूं तो इसके अगेंस्ट अब मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये डेड शेयर है, ये सरेंडर्ड शेयर है। इक्विटी शेयर होल्डर ने अपने शेयर जब सरेंडर कर दिए तो इसका मतलब ये लाइफलेस जो है शेयर्स हैं। तो अगर ये लाइफलेस शेयर्स हैं और इक्विटी शेयर होल्डर हमें कह रहे हैं कि इन शेयर्स का आप इस्तेमाल करें डिवेंचर्स को पे करने में, क्रेडिटर्स को पे करने में, और मैं कह रहा हूं कि ये शेयर डेड शेयर हैं, लॉजिकली कोई भी पार्टी इन शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो थोड़ा सा आयरॉनिकल स्टेटमेंट लगती है, तो ध्यान से सुने। इक्विटी शेयर होल्डर ने तो ये कह दिया कि इन शेयर्स का आप इस्तेमाल डिफरेंट पार्टीज को पे करने में करें, लेकिन मैंने कहा कोई भी पार्टी इन शेयर्स को डायरेक्टली एज इट इज नहीं लेगी। तो तुम्हें क्या समझना होगा कि क्वेश्चन में जब भी ये दिया होगा कि शेयर सरेंडर में से हमने शेयर किसी पार्टी को दिए, डिवेंचर्स को या क्रेडिटर्स को, तो तुम्हें उन शेयर्स को दोबारा से पहले जिंदा करना पड़ेगा। इन शेयर्स को तुम्हें दोबारा से पहले अलाइव करना पड़ेगा, अलाइव करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हम इनको दोबारा से कैसे जिंदा करेंगे? तो आप क्या करेंगे, कभी भी क्वेश्चन में यह लिखा हो कि शेयर सरेंडर में से हमने कुछ शेयर किसी पार्टी को दिए, मान लो सिंप्लिसिटी के लिए क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर सरेंडर में से 10,000 शेयर हमने डिवेंचर्स को दिए, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री लिखनी पड़ेगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर, और मैं बता ही चुका हूं कि एक शेयर ₹2.5 का है। तो इतने शेयर को अब आप जिंदा कैसे करेंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, उसको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि जिंदा करने के लिए आपको कोई मंत्र वंत्र नहीं करना है, आपको या कोई मैजिक नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में अगर ये लिखा होगा कि शेयर सरेंडर में से हमने इतने इतने शेयर डिवेंचर या क्रेडिटर्स को दिए, तो उन शेयर्स को पहले आपको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। मान लो क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमने किस में कन्वर्ट करा, तो फिर हमेशा आप इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के बाद ही आप पेमेंट उस पार्टी को करेंगे। ये पहले आपको समझना है। 2 पॉइंट इसमें समझते हैं कि ये जो सरेंडर शेयर हैं, ये जो अमाउंट है 3,60,000, एकदम से आप इसको पूरा का पूरा गेन नहीं मानेंगे। हालांकि ये गेन है, नो डाउट अबाउट दैट, ये गेन तो है, लेकिन आप इसको एकदम से गेन नहीं ट्रीट करेंगे, इसको पहले शेयर सरेंडर अकाउंट में ले जाएंगे। फिर क्वेश्चन की डायरेक्शन के मुताबिक इन सरेंडर शेयर में से आप शेयर्स पहले डिवेंचर्स को, क्रेडिटर्स को इश्यू करेंगे, लेकिन इश्यू करने से पहले इन शेयर्स को आपको री अलाइव करना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये मैंने आपको बताया। अब 1,44,000 शेयर में से मान लेते हैं आपने 1 लाख शेयर इश्यू कर दिए डिवेंचर को और क्रेडिटर्स को, तो अभी भी 44,000 शेयर बच गए। तो तब 44,000 शेयर जो बच गए उसको आप रिकंस्ट्रक्शन में ले जाएंगे और एंट्री होगी शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये है शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट। तो शेयर सरेंडर के कॉन्सेप्ट में हमें इमीडिएटली उनको गेन ट्रीट नहीं करना होता है, धीरे धीरे हम उसमें से पहले शेयर्स की उन सरेंडर शेयर में से डिफरेंट पार्टीज को पेमेंट करेंगे।
डिफरेंट पार्टीज को पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा उस बैलेंस का यूज ही हम रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में करेंगे, यानी कि उसको रिकंस्ट्रक्शन में ले जाएंगे। एक पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट ये है कि शेयर सरेंडर में से किसी भी पार्टी को जब पेमेंट करनी होंगी तो बिकॉज ये शेयर सरेंडर एक तरीके से डेट शेयर्स होते हैं तो इनको हमें रीअलाइव करना पड़ेगा। रीअलाइव करने के लिए हमें ये एंट्री करनी पड़ सकती है। ये क्वेश्चन बेसिकली इस तरीके का बनता है। तो इस लाइन का मतलब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि सब डिवीजन के बाद 90% हमने कैंसिल कर दिए, नंबर 1। और पर्पस ये है कि इन शेयर में से डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर को जितनी जरूरत है उतने शेयर हम इश्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का मतलब उसके बाद ही हम रिकंस्ट्रक्शन में ले जाएंगे। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 3 में क्या कहता है, ऑफ दो सरेंडर, कहता है जितने भी शेयर सरेंडर हुए, मैंने बताया ना 1,44,000 शेयर सरेंडर हुए, कहता है उसमें से 46,000 शेयर्स ऑफ 2.5 ईच। शेयर सरेंडर में से 46,000 शेयर ₹2.5 वाले हमने कन्वर्ट करे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने कन्वर्ट कर दिए 14% प्रेफरेंस शेयर्स में, तो आप एक सिंपल सी एंट्री इसकी लिख देंगे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हालांकि अभी इस पॉइंट में ये नहीं दिया कि ये हमने किस पार्टी को दिए, लेकिन तुमने 46,000 शेयर को जिंदा जरूर कर दिया, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कर दिया। पॉइंट ये भी है। अब आगे क्या कहता है, ये पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। कहता है डिवेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू 1,15,000। अब बेटे डिवेंचर होल्डर का क्लेम, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भी था कि डिवेंचर होल्डर का जो टोटल क्लेम है इस क्वेश्चन में 7 लाख प्लस 35,000, 7,35,000 का टोटल क्लेम है। अब वो क्या कह रहा है कि डिवेंचर होल्डर का जो क्लेम 7,35,000 का है, कितने का है, 7,35,000 का टोटल क्लेम है। वो कह रहे हैं डिवेंचर होल्डर का टोटल क्लेम जो है रिड्यूस टू रुपीज 1,15,000। वो कह रहे हैं कि इनका क्लेम जो है 1,15,000 तक रह गया। कितने तक रह गया, 1,15,000 तक रह गया। अगर डिवेंचर होल्डर का क्लेम जो कि 7,35,000 है, मैं ये कहूं कि वो 1,15,000 तक रह गया, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब इनका क्लेम इतने अमाउंट से कम हो गया। अगर मैं ये माइनस कर दूं तो शायद ये 6,20,000 आ जाएगा। इसका मतलब 6,20,000 से डिवेंचर होल्डर का क्लेम जो है कम हो गया। कम हो गया तो ये मेरे लिए गेन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डिवेंचर होल्डर का क्लेम 6,20,000 से कम हो जाए तो ये मेरे लिए तो गेन है ना, तो ये तो गेन है ही है। और अब उसने क्या कहा, पहले कहता है डिवेंचर होल्डर्स टोटल क्लेम शेल बी रिड्यूस टू 1,15,000। और क्या कह रहा है, एंड दिस का मतलब ये 1,15,000। कहता है दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय द इश्यू ऑफ 46,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2.50 ईच फ्रॉम द शेयर सरेंडर अकाउंट। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो 1,15,000 तक डिवेंचर होल्डर्स का क्लेम रह गया था, ये क्लेम भी हमने सेटल कर दिया। ये क्लेम हमने कहां से सेटल करा, कहता है हमने शेयर सरेंडर अकाउंट से। ये देखो यहां पर कहता है दिस विल बी सेटिस्फाइड बाय इश्यू ऑफ 46,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 2.5 ईच फ्रॉम द शेयर सरेंडर अकाउंट। वो कहता है ये क्लेम सेटिस्फाई करने के लिए हमने शेयर सरेंडर अकाउंट से 46,000 शेयर जो हैं ₹2.5 वाले, इनको इश्यू करें। इनको इश्यू कर दिया। 46,000 इंटू 2.50 1,15,000 ही होता है। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, ध्यान से समझें। इससे पहले वाली एंट्री में हमें दे ही दिया था कि शेयर सरेंडर में से 46,000 शेयर जो हैं हमने प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिए। तो बेटे ध्यान क्या रखना होगा, आपने शेयर सरेंडर में से इतने शेयर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, और आपने ये शेयर डिवेंचर को इश्यू कर दिए। अब ध्यान क्या रखना है, जिस पार्टी को हम इश्यू करेंगे उसका नाम नहीं लिखना है, आप ब्रैकेट में लिख दोगे कि ये आपने डिवेंचर होल्डर को इश्यू कर दिए। अब एक और पॉइंट समझने की कोशिश करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर ये, मैंने कहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और बच्चे अवॉइड करते हैं इस टॉपिक को, तो आपको अवॉइड नहीं करना है। ध्यान से सुनिए। सपोज मैंने एक आदमी के 1,15,000 रुपए देने हैं, मैंने किसी आदमी के 1,15,000 रुपए देने हैं। मैं घर से अपनी पॉकेट में 1,15,000 का चेक लेकर के निकला या 1,15,000 रुपए लेकर के निकला, क्योंकि मैंने पेमेंट करनी थी। अब मैंने इसकी पेमेंट 1,15,000 की कर दी अपनी जेब से, चेक इसको दे दिया या कैश इसको दे दिया। तो बताओ ये मेरे लिए कोई गेन है क्या? ये मेरे लिए कोई गेन नहीं है, क्योंकि भाई मैंने 1,15,000 उसको देने थे और मैंने उसको 1,15,000 अपनी जेब से निकाल करके दे दिए।
तो मेरे पॉकेट के या मेरे रिसोर्सेस कम हो गए, तो ये मेरे लिए कोई गेन नहीं है। अब एक दूसरी सिचुएशन देखो, सपोज मैंने किसी आदमी के 1,15,000 रुपए देने हैं और मैं अपनी जेब में 1,15,000 रुपए लेकर के घर से निकला, लेकिन मेरा लक अच्छा था कि रास्ते में मेरे को एक बैग नजर आ गया। ओ माय गॉड। तो रास्ते में मुझे एक बैग नजर आ गया और एक बार तो मुझे डाउट हुआ कि इस बैग में क्या है, क्या मैं इसको खोलूं या नहीं खोलूं। मैंने आसपास देखा, फिर मेरा मन माना नहीं, तो मैंने कहा चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं। और मैंने ओपन करके क्या देखा, ओ माय गॉड, उसके अंदर हरे हरे नोट पड़े थे और टोटल नोट 3,60,000 के थे। 3,60,000 के हरे हरे नोट उस बैग में मुझे मिल गए। समझने की कोशिश करना, 3,60,000, तो ये मेरे लिए एक गेन हो गया। भाई मुझे 3,60,000 क्या 60,000 रुपीज भी मिलते या 1 रुपी भी मिलेगा, वो तो मेरे लिए गेन है। तो 3,60,000 इज अ गेन फॉर मी, नो डाउट अबाउट दैट। अब मैंने क्या करा, उस आदमी के जिसको कि 1,15,000 रुपए देने थे, मैंने इसमें से 1,15,000 रुपए उसको निकाल करके दे दिए। तो मेरी लायबिलिटी तो खत्म हो गई। भाई मेरी लायबिलिटी तो खत्म हो गई और मेरी जेब से तो कुछ नहीं गया ना। तो ये मेरे लिए गेन है। समझने की कोशिश करें, पहले वाले केस में मैंने बताया जब मैं अपनी जेब से निकाल करके उसको 1,15,000 दूंगा तो ये कोई गेन थोड़ी होगा। लेकिन अगर 1,15,000 की लायबिलिटी मेरी खत्म हो जाए और मेरे रिसोर्सेस भी कम ना हो, यानी कि मेरी पॉकेट से कुछ नहीं गया, हमारे यहां से कुछ नहीं गया, तो ये मेरे लिए गेन है। और ये गेन हमारे लिए इसलिए है क्योंकि ये पेमेंट हम किसी गेन में से कर रहे हैं। ये 3,60,000 का जो मुझे गेन हुआ उसमें से मैंने ये पेमेंट करी। हाँ, ये अलग मैटर है कि बिकॉज मैंने इस गेन से पेमेंट करी तो ये गेन का अमाउंट कम हो जाएगा 1,15,000 से, ये कोई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं, अब समझने की कोशिश करें। 7,35,000 डिवेंचर होल्डर्स का क्लेम था। नंबर 1, उनका क्लेम 6,20,000 से कम हो गया, ये तो गेन है ही है, इसमें तो किसी तरीके का डाउट नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि उनका क्लेम 1,15,000 तक रह गया और ये क्लेम हमने शेयर सरेंडर, जिसमें कि टोटल पैसा 3,60,000 रुपीज का है, शेयर सरेंडर में से हमने 1,15,000 रुपए निकाले। ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं 1,15,000 वर्थ के शेयर्स निकाले और हमने वो इनको पे कर दिए, तो ये भी तो आपके लिए गेन हो गया क्योंकि ये 1,15,000 भी आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई और इस आपकी जेब से कोई भी रिसोर्सेज बाहर नहीं गए। तो इसका मतलब बाद में जब मैं डिवेंचर्स की एंट्री करूंगा, और बहुत से बच्चों को ये एंट्री शेयर सरेंडर के केस में समझ में नहीं आती है, तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एंड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 7,35,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 6,20,000, इट इज ए क्लियर गेन। और फिर से टू रिकंस्ट्रक्शन 1,15,000, ये भी गेन है बिकॉज ये जो पेमेंट हो रही है आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट हो रही है। अब जो शेयर सरेंडर अकाउंट है ना, उसको आप उस बैग की तरह मान लें। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। हाँ, ये बात भी आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि शेयर सरेंडर में से आपने 1,15,000 वर्थ रुपीज के शेयर्स की पेमेंट कर दी है, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो इस लॉजिक से हमें इसके अंदर बढ़ना होगा। इज इट क्लियर? आगे भी अभी मैं करूंगा क्वेश्चन, डोंट वरी। और पहले मैं अच्छी तरह क्लियर कर दूं। नेक्स्ट में कहता है द क्लेम्स ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स शेल बी रिड्यूस्ड बाय 80%। अब इसी तरीके से वो कहता है जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, अब कितने हैं उसको छोड़ो, जो भी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, कहता है उनका क्लेम 80% से कम हो गया। भाई जितने से कम हो गया वो तो गेन है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब कहता है जितने भी क्रेडिटर बच गए, जाहिर है कि 20% क्रेडिटर बच गए, कहता है एंड द बैलेंस, बैलेंस का मतलब जो बचे हुए क्रेडिटर हैं, कहता है बैलेंस विल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटिंग देम इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5 ईच पेड फ्रॉम द शेयर सरेंडर। अब कहता है जो बैलेंस है उसकी पेमेंट भी हमने शेयर सरेंडर अकाउंट से कर दी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये भी आपके लिए गेन हो जाएगा क्योंकि ये पेमेंट भी आप किसी गेन से कर रहे हैं। हाँ, शेयर सरेंडर से जितनी भी पेमेंट आप करेंगे आपका शेयर सरेंडर अकाउंट उतने से कम हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में अब आ जाना चाहिए। और लास्ट में उसने लिखा है, ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो ये हम वैसे भी करते, कहता है शेयर सरेंडर्ड एंड नॉट री इश्यूड शेल बी कैंसल्ड। जो शेयर सरेंडर हुए और उसमें से जो हमने री इश्यू नहीं करे हैं
तो कहता है कि उनको हमें रिकंस्ट्रक्शन में ले जाना है, वो हम वैसे भी ले जाते, और कह रहे हैं ट्रेड एंड जनरल एक्सपेंसेस को हमें पे करना है। ये है आपका क्वेश्चन। तो अब मैं इसको थॉरोली आपको अच्छी तरह से करा तो वैसे ऑलमोस्ट मैंने दिया ही है, लेकिन फिर भी लीजिए जी। तो 4.1 से, यहीं से था ना, हाँ, 4.1 से मैंने स्टार्ट करा आज का सेशन, करेक्ट। 4.1, तो 4.1 को करने के लिए सरेंडर ऑफ शेयर्स का टॉपिक चल रहा है। 4.1, करेक्ट। 4.1 में जो मैंने आपको आज के दिन का पहला पॉइंट बताया, पहले मैं उस पॉइंट के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में लिखा था कि इस कंपनी ने डिसाइड करा कि हम एक शेयर के 20 पार्ट कर दें। कितने कर दें? 20 पार्ट कर दें। और हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर 8000 शेयर्स थे। तो 8000 शेयर के हम कितने पार्ट कर देंगे? डेट इज 8000 इंटू 20, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। इसका मतलब अब हमारे 1,60,000 शेयर्स हो गए। लेकिन 1,60,000 शेयर जो हो गए वो ऑफ रुपीज, अब जो है एक शेयर 50 रुपए का नहीं है, अब 2.5 रुपए का है। लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब मेरी इस क्वेश्चन में जब फर्स्ट एंट्री होगी, तो फर्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे? जैसा मैंने कहा शुरू में जो हमें दिया हुआ है, पहले तो आप लिखे सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, सब डिवीजन ऑफ शेयर, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो बेटे सब डिवीजन ऑफ शेयर्स हमने पहले तो करा। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मेरी जो एंट्री होगी, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो सब उसमें लिखा हुआ था कि हमने जो हमारी शेयर कैपिटल थी, इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 शेयर्स थे, अगर आपको याद हो तो। राइट सर, 8000 शेयर्स थे। 8000 शेयर्स थे और एक शेयर जो था वो 50 रुपए का शेयर था। इजंट इट और नॉट? राइट सर, 50 रुपए का शेयर था। तो 8000 इंटू 50 के हिसाब से पहले तो आप लिख दें यहां पर, डेट इज इक्वल टू 4 लाख। ये आपने 4 लाख का अमाउंट लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? 4 लाख का अमाउंट आपने लिख दिया। उसके अलावा फिर हम लिखेंगे यहां पर 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी बेटे मैंने आपको बताया, अब एक शेयर के 20 टुकड़े हो गए तो 8000 शेयर के 1,60,000 टुकड़े हो गए। यानी कि अब 1,60,000 शेयर हैं, एक शेयर जो है 2.5 रुपए के हिसाब से है, तो इसका मतलब टोटल जो है 4 लाख है। तुमने देखा यहां नफा या नुकसान नहीं हुआ, हालांकि नंबर ऑफ शेयर्स हमारे बढ़ गए और नो डाउट शेयर की फेस वैल्यू भी कम हो गई, इसमें भी किसी तरीके का डाउट नहीं है। इस चीज को करने के बाद फिर आगे हम बढ़े। आगे मैंने क्या देखा? सेकेंड एंट्री। अब सेकेंड एंट्री मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि सब डिवीजन के बाद यह डिसाइड हुआ कि जितने भी शेयर्स हैं अब उसमें 90% सरेंडर हो गए। तो नेक्स्ट में मैंने लिखा सरेंडर ऑफ शेयर, सरेंडर ऑफ शेयर। अब सरेंडर ऑफ शेयर्स की जब मैं एंट्री करूंगा, तो पहले तो मैं एंट्री लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि जब शेयर सरेंडर होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम हो जाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर्स हमारे पास वापस आएंगे। कितने शेयर हमारे सरेंडर हो रहे हैं? डेट इज 1,60,000 शेयर्स थे। 1,60,000 का 90% यानी कि 1,44,000। तो 1,44,000 शेयर्स जो हैं वो सरेंडर हो रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेट इज 1,44,000 शेयर्स। इतने शेयर्स एक तरीके से कंपनी के पास वापस आ रहे हैं और अब एक शेयर 2.5 रुपए का है, डेट इज इक्वल टू 3,60,000। कितना? 3,60,000। लेकिन मैंने आपको यह बताया, हालांकि ये गेन है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है, लेकिन मैंने कहा एकदम से हम इसको गेन ट्रीट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उसका रीजन भी मैंने दिया, क्योंकि हमारे पर कुछ कंडीशंस अभी अटैच्ड हैं कि इन शेयर्स का हमने इस्तेमाल जो करना है डिफरेंट पार्टीज को पे करने में करना है, और बचे हुए शेयर्स जो होंगे उनको ही हम रिकंस्ट्रक्शन में ट्रांसफर करेंगे। तो हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट। तो शेयर सरेंडर्ड अकाउंट 3,60,000। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया या नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया, अच्छी तरह से आ गया। राइट सर, बिल्कुल आ गया। शेयर सरेंडर। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन करेंगे तो मेरी थोड़ी सी एडवाइस आपको यह भी है
जस्ट वेट। देखो मैं थोड़ा साथ साथ आपको बताने की भी कोशिश करता रहता हूं। साथ साथ आप क्या करते रहें, ये शेयर सरेंडर अकाउंट का ट्रैक भी आप रखें, शेयर सरेंडर अकाउंट। उसके बाद आपको ज्यादा आसानी होगी करने में। शेयर सरेंडर अकाउंट का एक ट्रैक भी आपने रखा। ट्रैक भी आपने रखा का मेरा क्या मतलब है, आपको मालूम है कि आपके शेयर सरेंडर अकाउंट में इस एंट्री को करने के बाद इस वक्त 1,44,000 शेयर हैं। कितने शेयर हैं? 1,44,000 शेयर। 1,44,000 शेयर ऑफ ₹2.50 के शेयर्स आपके पास मौजूद हैं। ये ट्रैक आपने अपने पास रख लिया, करेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में जो नेक्स्ट लाइन आपको दी हुई थी, नेक्स्ट लाइन में लिखा था कि हमने शेयर सरेंडर में से 46,000 शेयर जो हैं कन्वर्ट कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स में। तो बेटे नेक्स्ट जब मैं एंट्री लिखूंगा तो नेक्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। अब शेयर सरेंडर अकाउंट से मैंने क्या करा? 46,000 शेयर्स, शेयर सरेंडर्ड अकाउंट डेबिट। तो इसमें से हमने क्या करा? 46,000 शेयर्स जो हैं ₹2.50 वाले कन्वर्ट कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स में। क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने लिखा कि शेयर सरेंडर में से कंपनी ने कुछ शेयर यानी कि 46,000 शेयर जो है प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए टू जो भी परसेंटेज है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट है 1,15,000। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। जब मैंने शेयर सरेंडर में से कुछ शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए तो इनडायरेक्टली इसका मतलब यह हो गया कि शेयर सरेंडर अकाउंट में से 46,000 शेयर्स हमने 2.50 वाले यानी कि 1,15,000 रुपए के शेयर हमने कन्वर्ट कर दिए प्रेफरेंस शेयर्स में। तो जाहिर है कि शेयर सरेंडर अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। ये हमने किस में कन्वर्ट करें? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए। मैंने ये भी लिख दिया, करेक्ट। मैंने कहा उसका भी ट्रैक साथ साथ रखना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं और हमने नेक्स्ट लाइन में ये पढ़ा कि अल्टीमेटली ये जो शेयर थे, जो शेयर सरेंडर में से हमने 46,000 शेयर ₹2.50 वाले कन्वर्ट करे प्रेफरेंस शेयर में, ये हमने किस पार्टी को इश्यू करे? डिवेंचर होल्डर्स को इश्यू करे। और मैंने तुमसे कहा था बस शेयर सरेंडर के केस में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जिस पार्टी को हम शेयर इश्यू करेंगे उसका नाम नहीं लिखना है, यह ध्यान रखना है। आप ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे कि सरेंडर्ड शेयर इश्यू टू, पहले तो मैंने यहां पर लिख दिया कन्वर्जन ऑफ 46,000 शेयर्स आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। इनको मैंने प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करा एंड इश्यू टू, और हमने इनको इश्यू कर दिया डिवेंचर होल्डर्स को, एंड इश्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। ये हमने डिवेंचर होल्डर्स को इश्यू कर दिया। हमने यहां यह नहीं लिखना है कि डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये एंट्री मत लिख देना। इज इट क्लियर टू यू? फिर अगला पॉइंट जो था वो डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड था, करेक्ट। तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिवेंचर होल्डर्स। अब डिवेंचर होल्डर का क्लेम क्या था? पहले तो मैंने यहां पर लिखा डिवेंचर अकाउंट डेबिट एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। इस क्वेश्चन में डिवेंचर भी दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी दिया हुआ है, करेक्ट, बैलेंस शीट के अंदर। तो उनका जो क्लेम है वो 7,35,000 का है, ये हमने देखा था। कितने का है? 7,35,000 का उनका क्लेम है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद अब आपको ध्यान क्या रखना है, वो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्वेश्चन में लिखा है कि इनका क्लेम 1,15,000 तक रह गया। अगर किसी लायबिलिटी का क्लेम 1,15,000 तक रह जाए 7,35,000 से, तो जितने से कम होगा वो तो गेन है ही है। तो इसलिए तुम यहां पर लिखोगे टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ये तो गेन है ही है, टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो क्लियर गेन समझने के लिए।
क्लियर गेन इसलिए क्योंकि क्लियरली ये अमाउंट कम हो रहा है, तो ये तो क्लियर गेन है ही 6,20,000। भाई 7,35,000 से इनका क्लेम 1,15,000 तक रह गया, तो इसका मतलब 6,20,000 से कम हो गया, ये तो क्लियर गेन है। और ये 1,15,000 भी हमारे लिए गेन क्यों हो गया? क्योंकि शेयर सरेंडर में से, करेक्ट, यानी कि उस बैग में से मैंने जो 1,15,000 पेमेंट करनी थी मैंने करी, तो इसी लॉजिक के साथ डिवेंचर होल्डर के 1,15,000 की पेमेंट हमने शेयर सरेंडर अकाउंट में से करी, तो इसलिए ये भी हमारे लिए गेन होता है। ये बात आपको इस टॉपिक में समझनी होगी। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट एक बार फिर से लिखेंगे। वैसे एग्जामिनेशन में तुम डायरेक्टली टू रिकंस्ट्रक्शन 735 लिख सकते हो, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। ये गेन क्यों है? इसलिए गेन है क्योंकि पेमेंट जो हो रही है आउट ऑफ शेयर सरेंडर हो रही है। पेमेंट आउट ऑफ शेयर सरेंडर, पेमेंट आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट, ये शेयर सरेंडर अकाउंट से पेमेंट हो रही है, इसलिए ये आपके लिए गेन है। अब आपको पूरा लॉजिक कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या लिखा? नेक्स्ट पॉइंट का ताल्लुक जो है वो क्रेडिटर्स से था, तो सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के बारे में क्या चर्चा है, ध्यान से सुने। जहां तक क्रेडिटर्स का सवाल है, पहले तो क्वेश्चन में यह देखें कि आपके सन्ड्री क्रेडिटर हैं कितने के। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,25,000 के क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो 2,25,000 पहले तो आपने ये लिख दिया 2,25,000 क्रेडिटर हैं आपके 2,25,000 के। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि क्रेडिटर्स का क्लेम जो है 80% से कम हो गया, तो जितने से कम हो गया वो तो क्लियर गेन है ही है टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। भाई 80% में 2,25,000 का कंप्यूट करूंगा तो 1,80,000 आ जाएगा, ये तो क्लियर गेन है। क्लियर गेन, क्लियर से मेरा मतलब है साफ पता लग रहा है कि इतने से ये कम हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्लियर सेंस में गेन है। अब 2,25,000 में से 180 अगर मैं माइनस कर दूं तो इसका मतलब इनका क्लेम 45,000 बच गया। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो क्लेम बच गया ये भी आपने सेटल कर दिया, लेकिन ये सेटल आपने कैसे करा? इसके लिए आपने शेयर सरेंडर अकाउंट में से कुछ शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करके इनको पेमेंट कर दी। तो इसका मतलब आपको एक एंट्री और लिखनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या लिखनी पड़ेगी? शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। शेयर सरेंडर अकाउंट से 45,000 की आपको पेमेंट करनी है, तो शेयर सरेंडर अकाउंट से कितने शेयर आप इश्यू करोगे अगर ये देखना चाहते हो, तो 45,000 को आपको 2.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2.5 से डिवाइड कर दूं तो मेरे ख्याल से 18,000 आ जाएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूं। 45,000 डिवाइडेड बाय 2.5 तो 18,000 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शेयर सरेंडर अकाउंट से हमने 18,000 शेयर्स कन्वर्ट करे 2.50 के 45,000 वर्थ के बराबर, और उनको हमने इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा होगा जिंदा करने के लिए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हमने उनको इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करा, और लिखा है कि ये हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया। दिस अमाउंट, जो बैलेंस अमाउंट है उसके अगेंस्ट ये पेमेंट कर दी। तो 2,25,000 में से 180 का गेन तो इसलिए है क्योंकि क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, और जो बैलेंस 45,000 है वो भी गेन इसलिए है कि उसकी पेमेंट जो है शेयर सरेंडर से हो रही है। इज इट क्लियर टू यू? ये शेयर हमने क्रेडिटर को इश्यू करे हैं, लेकिन मैंने कहा हम सिर्फ ब्रैकेट में मेंशन करेंगे, तो यहां मैंने लिख दिया कन्वर्जन ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स into equity shares and issued to creditors। जिस पार्टी को हमने शेयर सरेंडर में से पेमेंट करनी है उसको हमने सिर्फ ब्रैकेट में मेंशन करना है। तो ये शेयर भी आपने इस अमाउंट के अगेंस्ट दे दिए, तो ये वाला अमाउंट भी आपके लिए गेन हो गया। तो ये भी आपके लिए क्लियर गेन, सॉरी, ये गेन आपके लिए इसलिए है
क्योंकि जो पेमेंट कर रहे हैं शेयर सरेंडर से कर रहे हैं, तो पेमेंट आउट ऑफ शेयर सरेंडर, तो पेमेंट आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट, आउट ऑफ शेयर सरेंडर अकाउंट। और जो शुरू में मैंने कहा था कि आप एक ट्रैक रखें, उस ट्रैक को रखने का फायदा क्या है ये देखें। 1,44,000 वर्थ रुपीस के आपके पास शेयर सरेंडर अकाउंट में टोटल पैसा मौजूद है। थोड़ा सा मैं स्पेस अपने लिए क्रिएट कर लूं, यानी कि आपके पास टोटल 3,60,000 वर्थ रुपीस का अमाउंट है गेन में, लेकिन उसमें से आपने 46,000 शेयर 2.50 के प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करे 1,15,000 के, और ये डिवेंचर को इश्यू कर दिए। और अभी अभी आपने 18,000 शेयर्स इसमें से कन्वर्ट करे इक्विटी शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करे 45,000 के। तो इसका मतलब क्या हो गया कि शेयर सरेंडर अकाउंट में 1,44,000 शेयर्स थे, उसमें से 46 और 18 यानी कि इतने शेयर्स आप इशू कर चुके हैं। तो पहले तो आप ये देख लें कि कितने शेयर्स आपके पास बचे हुए हैं। 1,44,000 माइनस 46 माइनस 18, इसका मतलब 80,000 शेयर्स आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। और कंडीशन यही थी कि हमने डिवेंचर्स को, ये जो शेयर है हमने डिवेंचर होल्डर को दे दिए, इक्विटी शेयर्स हमने क्रेडिटर्स को दे दिए। तो कंडीशन यही थी कि डिवेंचर होल्डर्स को और क्रेडिटर्स को पे करने के बाद जो शेयर्स बच जाएंगे उनको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल का मतलब है कि उनको हम रिकंस्ट्रक्शन में ले जाएंगे। तो 80,000 इंटू 2.50, तो डेट इज इक्वल टू 2 लाख। इसका मतलब 3,60,000 में से वैसे भी 1,60,000 वर्थ के शेयर जो हैं हम ऑलरेडी इश्यू कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब ये जो बैलेंस बचा हुआ है ये शेयर सरेंडर्ड हैं जो हमने री इश्यू नहीं करे हैं, और अब हम उसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल का मतलब अब हम उसको रिकंस्ट्रक्शन में ले जाएंगे। तो ये पॉइंट आपके समझ में आना चाहिए। तो शेयर सरेंडर की इस एंट्री के बाद मेरी अगली एंट्री जो हो जाएगी वो मेरी ये एंट्री होगी। तो नेक्स्ट एंट्री जो मेरी हो जाएगी डेट इज एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, सॉरी मैंने रिकंस्ट्रक्शन लिख दिया, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। एंट्री नंबर क्या है पहले मैं ये भी चेक कर लूं। एंट्री नंबर 5 के बाद एंट्री नंबर 6 है हमारी, एंट्री नंबर 6। तो एंट्री नंबर 6 बेटे क्या हो जाएगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। अब शेयर सरेंडर अकाउंट में जो 80,000 शेयर्स पड़े हुए हैं जो कि तुमने कंप्यूट कर लिए 2.50 के हिसाब से, करेक्ट, यानी कि 2 लाख रुपए के शेयर्स जो पड़े हुए हैं उनको आप ले जाओगे कहां पर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। तो इस तरह से शेयर सरेंडर अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये भी हम कह सकते हैं कि 3,60,000 में से हमने ट्रीट करा एक्चुअल गेन 2 लाख का, क्योंकि 1,60,000 के जो शेयर हैं वो ऑलरेडी इश्यू हो चुके हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एंट्री और दी हुई थी। इस क्वेश्चन में एक एंट्री दी थी कि जो ट्रेड एंड जनरल एक्सपेंसेस हैं, पहले तो मैं यहां पर लिख दूं कैंसलेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड शेयर, नरेशन सॉरी, कैंसलेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड शेयर। जो शेयर हमने यूटिलाइज नहीं करे उनको हमने कैंसिल कर दिया, अनयूटिलाइज्ड शेयर्स। समझ में आया? तो अनयूटिलाइज शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया। अब इसमें एक एंट्री और है, पेमेंट ऑफ ट्रेड एंड जनरल एक्सपेंसेस। उसने लिखा कि जो ट्रेड एंड जनरल एक्सपेंसेस हैं उनको हमने पे कर दिया, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। बिकॉज ये एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं और बैलेंस शीट के अंदर लिखे हुए हैं, तो जब मैं इनको पेमेंट करूंगा तो मेरी एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग ट्रेड एंड जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैंने इनको अब पेमेंट कर दी, और पेमेंट हमने जो इनको करनी है 5,000 की करनी है। इस केस में आप ये खर्चे जो हैं रिकंस्ट्रक्शन में डेबिट मत कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उसको आप पे कर रहे हैं। तो बस ये लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई, आपको कोई नुकसान इस केस में नहीं हुआ।
पहले तो ये चीज आपकी समझ में आ गई कैसे करना है, राइट सर समझ में आ गया। अब अगर समझ में आ गया है तो अगली एंट्री आप कैसे करेंगे, उसके बाद एंट्री नंबर 8 भी हमने करनी है। एंट्री नंबर 8 शेयर। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में पहले तो आप चेक करें कि आपका कितना बैलेंस है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट। अब रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है ये आप कैसे चेक करेंगे, देखें यहां पर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है। क्या पहली एंट्री में कहीं रिकंस्ट्रक्शन है? नहीं। दूसरी एंट्री में भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। तीसरी एंट्री में भी रिकंस्ट्रक्शन वर्ड नहीं है। चौथी एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन है और 7,35,000, 620 प्लस 1,15,000, तो टोटल 735 अभी हो गया। 735 प्लस 225, तो 735 प्लस 225 एंड प्लस उसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में 2 लाख और आ गया, 2 लाख, दैट्स ऑल। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में इस वक्त 11,60,000 का बैलेंस है। अब 11,60,000 का बैलेंस तो है। इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था, क्या देखा था हमने, कि कुछ नेगेटिव बैलेंस भी था। कुछ नेगेटिव बैलेंस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का था। कितना था मुझे खुद याद नहीं आ रहा, तो मैं 1 मिनट के लिए क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। तो रिकंस्ट्रक्शन का 5,35,000 का बैलेंस था जो हमें राइट ऑफ करना है। एक ही चीज है जो मुझे राइट ऑफ इस क्वेश्चन में करनी है, 5,35,000। वेट 1 मिनट। तो मैं यहां पर लिखूंगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,35,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,35,000 का मैंने राइट ऑफ कर दिया। अब इस केस में हमें क्या राइट ऑफ करना है? देखो बेटे, इस क्वेश्चन में तुम्हें लिखा हुआ था कि फिक्स्ड एसेट्स आर हेविली ओवर वैल्यूड, पर वो कितने से ओवर वैल्यूड है ये हमें दिया नहीं था। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी ना, उससे आप लैंड एंड बिल्डिंग को राइट ऑफ कर देना, क्योंकि फिक्स्ड एसेट एक ही है, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम जो राइट ऑफ करेंगे 11,60,000 माइनस 5,35,000, तो डेट इज इक्वल टू 6,25,000। तो 6,25,000 से ये आपका अमाउंट राइट ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से इसमें हमें क्वेश्चन करने होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? सर बिल्कुल आ गई है। अच्छा जी, इस जनरली जब शेयर सरेंडर के क्वेश्चंस होंगे, तो वो तुमसे जो हैं शेयर सरेंडर के क्वेश्चंस में जनरली बैलेंस शीट नहीं पूछते, करेक्ट। वैसे मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा उसका आइडिया देता हूं कि बैलेंस शीट अगर मैं इसमें बनाता तो कैसे बनाता, मेरी न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी। देखो बेटे, समझने की कोशिश करें। जहां तक आपकी शेयर कैपिटल का सवाल है, शेयर कैपिटल आपकी ओरिजिनली कितनी थी? 4 लाख की थी। उसके बाद आपकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई थी? जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो 8,000 शेयर ओरिजिनली थे आपके, वो 1,60,000 शेयर्स में कन्वर्ट हो गए थे या नहीं हो गए थे? सर हो गए थे। 1,60,000 शेयर इंटू 2.54 लाख के हो गए। 1,60,000 शेयर में से 1,44,000 के शेयर्स जो हैं वो तो कैंसिल हो गए थे, शेयर सरेंडर अकाउंट पे चले गए। इसका मतलब 1,60,000 के बाद हमारे पास कितने शेयर्स बचे? डेट इज 40,000, डेट इज हमारे पास 16,000 शेयर बचे, करेक्ट। इसका मतलब अभी मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में एंट्री नंबर 2 के बाद इतना बैलेंस है, 16,000 इंटू 2.5। अब मैं 16,000 इंटू 2.5 करूं, इंटू 2.5, तो इसका मतलब मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में अभी जो आफ्टर सेकंड एंट्री बैलेंस है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इतना है, क्योंकि 160 में से इतने तो शेयर सरेंडर में चले गए। उसके बाद हम एंट्री नंबर 2 को चेक करेंगे, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने लिखा था। यानी कि जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, क्योंकि हमने शेयर सरेंडर में से कुछ शेयर जो हैं 46,000 इंटू 2.50 के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिए, इसलिए न्यू बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,15,000 की आ जाएगी।
उसके बाद फिर हमने एंट्री करी डिवेंचर क्लेम अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटे, डिवेंचर का जो क्लेम था वो हमने पूरा का पूरा डेबिट कर दिया, तो इसका मतलब न्यू बैलेंस शीट के अंदर कोई भी डिवेंचर नहीं आएगा, यानी कि 7 लाख और 35 ये तो डेबिट हो गए। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हम राइट ऑफ कर चुके हैं, करेक्ट। तो ये आइटम अब बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएंगे। इसी तरह से ट्रेड पेबल पूरा का पूरा हमने डेबिट कर दिया, ये भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं आएगा। और जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है जनरल एक्सपेंसेस और ट्रेड एक्सपेंस की, वो भी हमने पे कर दी, ये भी न्यू बैलेंस शीट पे नहीं आएगी। यानी कि न्यू बैलेंस शीट के अंदर आपने देखा केवल एक ही आइटम आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल और 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्योंकि बाकी सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुकी हैं, ये आपने नोट कर लिया यहां पर। तो मैं ये बता रहा था, एंट्री नंबर 3 में हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में करा एंट्री नंबर, उसके बाद जो हमने थर्ड एंट्री करी थी वो डिवेंचर से रिलेटेड करी थी। उस एंट्री के मुताबिक डिवेंचर का पूरा क्लेम खत्म हो गया। उसके बाद फिर हमने जो एंट्री करी थी वो सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड करी थी, जिससे सन्ड्री क्रेडिटर का पूरा क्लेम खत्म हो गया। लेकिन सन्ड्री क्रेडिटर 45,000 को पे करने के लिए हमने शेयर सरेंडर में से कुछ शेयर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करे, तो उसकी वजह से इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगा, 45,000 से बढ़ जाएगी। तो तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी आएगी, 85,000 की आएगी। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 85,000 का बैलेंस बचेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद क्रेडिटर्स को पे करने के बाद फिर आपने जो एंट्री करी थी अपने जनरल एक्सपेंसेस को पे करने की करी थी, जिससे क्या होगा कि आपका कैश बैलेंस 5,000 से कम होगा। यानी कि जब मैं न्यू बैलेंस शीट बनाऊंगा तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर, चलो मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, कैश का जो बैलेंस होगा वो जो है 5,000 से कम हो जाएगा। कैश का बैलेंस 51,500 था, अब 46,500 का बैलेंस कैश अकाउंट में बचेगा। इज इट क्लियर टू यू? ट्रेड रिसेबल में कोई चेंज नहीं है, तो ट्रेड रिसेबल आपका 15,000 ही आएगा। इन्वेंट्रीज में कोई चेंज नहीं है, तो इन्वेंट्रीज आपकी इतने की ही आएंगी। इन्वेंट्रीज जो हैं वो 40,000 की ही आएंगी। इन्वेंट्रीज 40,000 की। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, तो वो 8,500 की ही आएंगी। और उसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग जो तुम्हारी आएगी, अब 7,15,000 की लैंड एंड बिल्डिंग थी, तुमने देखा था हमने उसको राइट ऑफ करा था। जितने अमाउंट से तुमने राइट ऑफ करा था वो तुम इसमें से माइनस कर दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग को तुमने जो राइट ऑफ करा था वो कितने अमाउंट से करा था, तुमने 625 से राइट ऑफ करा था। तो 715 में से 625 माइनस कर दो, तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 90,000 जो है अब आएगा। करेक्ट, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपकी 7,15,000 की गिवन है, इजंट इट और नॉट? 7,15,000 में से आपने 6 लाख कितना अमाउंट राइट ऑफ करा था, मैं भूल गया, 11,60,000 माइनस 535, दैट इज 625। तो 625 अमाउंट आप इसमें से राइट ऑफ कर देंगे। यानी कि अल्टीमेटली जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो आपकी बैलेंस शीट में ये फिगर्स आएंगी। इक्विटी शेयर कैपिटल 85, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,15,000, बाकी आइटम ऑलमोस्ट एज इट इज है, बस कैश में ये चेंज आएगा और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अब 90,000 पर आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट हमें करना होता है। तो शेयर सरेंडर के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद फिर इसमें एक क्वेश्चन और हम पिकअप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 4.2 को देखें। 4.2 में क्या कहते हैं? 4.2 में भी तुम्हें 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच 80 पेड अप दिया हुआ है पहले तो 16 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसके अलावा 10% 5,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, फुल्ली पेड है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस है 10,10,000 का, 10,10,000 का है, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है। फिर 10% डिवेंचर से आपके 4,50,000 के, अनसिक्योर्ड लोन है, ट्रेड पेबल 4,80,000 के हैं, बिल्स पेबल 28 के हैं। फिर कह रहा है बिल्डिंग जो है 6 लाख की है, मशीनरी 6,50,000 का है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में 1 लाख का बैलेंस है, ये हमें राइट ऑफ करना होगा। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और ये आइटम तुम राइट ऑफ करेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 120 की आपको गिवन है। फिर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, अंडर राइटिंग, कमीशन वगैरह लिखा तो है, लेकिन उसके आगे कोई अमाउंट नहीं है। इन्वेंट्रीज हैं 3,40,000 की,
ट्रेड रिसीवेबल्स हैं और उसके अलावा कैश एट बैंक दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो कहता है फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन पास्ड एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। अब स्कीम क्या कहती है? कहता है अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। तो जो अनकॉल्ड कैपिटल है, हमने देखा कि हमारी जो इक्विटी शेयर्स हैं 20,000 शेयर 100 के हैं, 80 पेड अप हैं, तो 20 रुपीज मुझे पहले कॉल अप करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कहता है कॉल अप करने के बाद हमने उनको सब डिवाइड कर दिया इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पहले तो हमने उनको कॉल अप करा और कॉल अप करने के बाद हमने उनको सब डिवाइड कर दिया 10 रुपए के शेयर्स में। समझ में आ गया? तो 80,000 शेयर्स को, हर शेयर को हमने सब डिवाइड करा है, यानी कि एक शेयर के हमने सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो हमने 10 रुपए का अब एक शेयर कर दिया है। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं अभी तुम्हें बताता हूं। फिर कहता है कि आफ्टर सब डिवीजन इक्विटी शेयर होल्डर शेल सरेंडर 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स फॉर इमीडिएट कैंसलेशन। बेटे अभी तक जो इस क्वेश्चन में दिया है, पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें ये पार्ट बता दूं ताकि तुम्हें आगे का पार्ट समझने में आसानी हो। करेक्ट? इस पार्ट को समझने के लिए मैंने क्या करा, ये 4.2 में पहले तो 4.2 तो 4.2 को समझने के लिए मैंने सबसे पहले तो लिखा एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 में भी पहले तो अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप इन फुल। जो अनकॉल्ड कैपिटल थी पहले तो हमने उसको बुला लिया, अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड कैपिटल को हमने पहले तो बुला लिया, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। 20,000 शेयर हैं, 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए पेड अप है, तो 20 रुपए इसका मतलब बचे हुए हैं, वो हमने बुला लिए, तो इसका मतलब 4 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये मेरी एंट्री हो जाएगी 4 लाख पॉइंट नंबर 1 में। और वो कहता है बुलाने के बाद जो हमारे 20,000 शेयर हैं उनको हमने सब डिवाइड करा है। बेटे जब भी सब डिवाइड करेंगे ना, ये बात समझ में आनी चाहिए, तुम्हें नफा या नुकसान नहीं होगा। तो सब डिवाइड तुमने करा है, तो सब डिवीजन ऑफ शेयर। लेकिन उसने अब की बार ये नहीं लिखा कि एक शेयर के कितने टुकड़े हो गए। तो कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करें। पहले हमारे 20,000 शेयर्स थे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले जो मेरी शेयर कैपिटल थी 20,000 शेयर हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, क्योंकि अब फुल्ली पेड हो चुका है। तो इसका मतलब 20,000 इंटू 100, इसका मतलब 20 लाख रुपए की मेरी टोटल शेयर कैपिटल है। अब उसने ये तो नहीं बताया कि हमने एक शेयर के कितने टुकड़े कर दिए, लेकिन उसने ये बताया कि हमने इनको सब डिवाइड कर दिया है 10 रुपए वाले शेयर में। तो कितने शेयर में कन्वर्ट कर दिया? 20 लाख को तुम 10 से डिवाइड कर दो। अगर मैं 20 लाख को 10 से डिवाइड कर दूंगा तो इसका मतलब ये हो गया 20,000 की बजाय अब हमारे 2 लाख शेयर हो गए। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब अब हमारे टोटल 2 लाख शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 2 लाख शेयर्स हैं। और अब एक शेयर लेकिन 10 रुपए का है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये बात समझना है, सब डिवीजन के केस में नंबर ऑफ शेयर बढ़ेंगे, तुम्हें कोई नफा नुकसान नहीं होगा। तो ये इसमें पहले पॉइंट था। फिर पॉइंट नंबर 2 में उसने ये भी लिखा कि सब डिवीजन के बाद, यानी कि इस वक्त मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है? इतना बैलेंस है। करेक्ट? इस वक्त मेरे पास 2 लाख शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो ये मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में इस वक्त बैलेंस मौजूद है। अब वो कहता है उसके बाद 50% सरेंडर कर दिया, सरेंडर ऑफ शेयर। तो सरेंडर ऑफ शेयर जब होगा तो सरेंडर ऑफ शेयर्स, जब भी शेयर का सरेंडर होगा इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगी और शेयर सरेंडर अकाउंट में, शेयर सरेंडर अकाउंट, वो कहता है 50%। तो 2 लाख का 50% कितना हो गया? 1 लाख। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स ने सरेंडर कर दिया और एक शेयर अब 10 रुपए का है। तो इसका मतलब शेयर सरेंडर अकाउंट में इस वक्त 1 लाख शेयर हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट में इस वक्त 1 लाख शेयर हैं। करेक्ट? और
शेयर सरेंडर अकाउंट में मैंने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, यह आपको समझ में आना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो शेयर सरेंडर होंगे उसका इस्तेमाल करा जाएगा डिवेंचर और क्रेडिटर्स को पे करने में। यह लिखा हुआ था, ध्यान से सुनना है, लिखा हुआ था, यस सर। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, जब शेयर सरेंडर हो गए थे तो हमने एंट्री यही लिखी थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सरेंडर, और मैंने कहा था कि वैसे तो ये गेन है लेकिन हम इसको एकदम से रिकंस्ट्रक्शन में नहीं ले जाएंगे, पहले शेयर सरेंडर अकाउंट में ले जाएंगे। लेकिन अब की बार इस तरह की कंडीशन नहीं है, अब की बार इस तरह की कंडीशन नहीं है, तो तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको रिकंस्ट्रक्शन में ले जा सकते हो। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? यानी कि अब की बार मुझे इसको शेयर सरेंडर अकाउंट में ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जा सकता हूं, या मैं चाहूं तो बाद में भी इसको रिकंस्ट्रक्शन में ले जा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैंने अभी डिसाइड करा कि मैं इसको शेयर सरेंडर में ही रहने देता हूं, करेक्ट। लेकिन हम देखेंगे कि इन शेयर में से कोई भी शेयर इस्तेमाल नहीं होंगे डिफरेंट पार्टीज को पे करने में, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि शेयर सरेंडर अकाउंट में इतना ही बैलेंस बचेगा, क्योंकि सारे के सारे शेयर अनयूटिलाइज रहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में शेयर सरेंडर में से हमने किसी भी पार्टी को पेमेंट नहीं करनी है। तो अल्टीमेटली बैलेंस इतना ही बचेगा और ये पूरा बैलेंस फिर रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है कि जो शेयर सरेंडर हुए वो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए हुए हैं, तो हम चाहें तो इसको इमीडिएटली रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ले जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन अगर तुम नहीं ले जाना चाहते तो पहले शेयर सरेंडर में ही रहने दो, लेकिन आगे अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम देखोगे कि अल्टीमेटली हमने शेयर सरेंडर में से कुछ भी पार्ट जो है यूज नहीं करा है डिफरेंट पार्टीज को पे करने में। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट वो क्या कहता है कि अगले पॉइंट में उसने लिखा प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू एक्सेप्ट वन न्यू 11% preference shares of 100 each for every 2 shares earlier held। वो क्या कह रहा है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने डिसाइड करा, क्या डिसाइड करा कि हमें एक नया प्रेफरेंस शेयर दे दो 11% वाला हर 2 के बदले में। यानी कि पहले आपके पास 2 प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो अब आपको एक ही प्रेफरेंस शेयर मिलेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में 10% 5000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले आपके पास 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो अब ये एंट्री जो है सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम, सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम, तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले मेरी 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, और जैसा कि हमने देखा 5000 शेयर हैं, 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब वो क्या कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कह रहे हैं कि हमें 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दो, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हमारे 5000 शेयर्स हैं, हर 2 को, यानी कि अगर आपके पास 2 प्रेफरेंस शेयर हैं तो आपको अब एक ही प्रेफरेंस शेयर मिलेगा, और ऑफ कोर्स 100 रुपीज वाला मिलेगा, लेकिन वो 11% के हिसाब से मिलेगा। तो 2500 इतना, तो डेट इज इक्वल टू 2,50,000। तो 5 लाख के एवज में कंपनी को केवल 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देने पड़े, तो कंपनी को जो गेन हो जाएगा टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में चला जाएगा। तो जो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो हमारी खत्म हो जाएगी 10%, और 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू बैलेंस शीट में भी आएगी अगर मुझे बनानी हो तो, और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस 250 से बढ़ जाएगा। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 में उसने क्या कहा, कहता है 13% डिवेंचर होल्डर एक्सेप्टेड ₹2,50,000 वर्थ ऑफ 14% डिवेंचर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स, इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम्स। बहुत से बच्चों को लगेगा कि इसमें तो कोई हमें गेन हुआ ही नहीं है, क्योंकि लिखा है कि 13% डिवेंचर जो हैं एक्सेप्टेड 2,50,000 वर्थ ऑफ 14% डिवेंचर इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। अब समझना क्या है, पहले तो तुम्हारे डिवेंचर्स, जो तुम्हारे डिवेंचर्स हैं 4,50,000 के हैं 13% डिवेंचर, तो 13% डिवेंचर्स में से 2,50,000 के 13% जो डिवेंचर है 4,50,000 के, सॉरी, वो कह रहे हैं कि हमें
2,50,000 के 14% डिवेंचर दे दो इन फुल सेटलमेंट, तो ये भी आपके लिए गेन हो गया। इज इट क्लियर टू यू? ये भी आपके लिए गेन हो गया। सेटलमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, सेटलमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स क्लेम्स। तो डिवेंचर होल्डर के क्लेम को तुमने कैसे सेटिस्फाई करा? इसके लिए पहले मुझे लिखना पड़ेगा 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट। बैलेंस शीट में हमें 13% डिवेंचर दिए हुए हैं, तो 13% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 4,50,000 पहले तो मैं ये लिखूंगा। इजंट इट और नॉट? अब वो क्या कह रहा है कि इन्होंने कहा कि हमें 14% डिवेंचर दे दो, तो 14% डिवेंचर अकाउंट 2,50,000, तो इसका और इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब जो बचा हुआ अमाउंट है वो हमें गेन हो गया 2 लाख। 4,50,000 के बदले में मुझे 2.5 लाख के 14% डिवेंचर देने पड़े, तो न्यू बैलेंस शीट में 13% डिवेंचर नहीं आएंगे, 14% डिवेंचर आएंगे और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपका बढ़ गया। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि अनसिक्योर्ड लेंडर, जो अनसिक्योर्ड लेंडर हैं, एक्सेप्टेड ₹2 लाख वर्थ ऑफ 14% डिवेंचर इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। अब जो अनसिक्योर्ड लेंडर्स हैं उन्होंने कहा हमें हमारे पूरे क्लेम के अगेंस्ट हमें 2 लाख के डिवेंचर्स दे दो। तो पहले तो ये देखो कि अनसिक्योर्ड लेंडर्स 3,80,000 के बैलेंस शीट में गिवन है। तो सेटलमेंट ऑफ, नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी सेटलमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। सेटलमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स, तो जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं उनको भी अब आप सेटल कर देंगे। तो उनको सेटल करने के लिए आपने क्या करा? पहले तो आप लिखेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स 3,80,000 के, इजंट इट और नॉट? तो 3,80,000। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें 14% डिवेंचर दे दो, तो इनको भी 14% डिवेंचर हमने दिए, 2 लाख के दिए, इन फुल सेटलमेंट दिए, तो इसका मतलब हमें गेन हो गया टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट 1,80,000। ये 1,80,000 का हमें गेन हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? तो सिंपल सी एंट्री है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में क्या कहता है? ट्रेड क्रेडिटर हैव आल्सो एग्रीड टू सरेंडर 25% ऑफ देयर क्लेम्स प्रोवाइडेड दे आर पेड एन इक्वल अमाउंट ऑफ कैश। अब ट्रेड क्रेडिटर कह रहे हैं कि भाई हम 25% तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड आप हमें इक्वल अमाउंट ऑफ कैश दे दो। तो पहले तो बैलेंस शीट में मुझे देखना पड़ेगा मेरे ट्रेड क्रेडिटर्स कितने के हैं। ट्रेड क्रेडिटर 4,80,000 के हैं, तो सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ ट्रेड क्रेडिटर, सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को सेटल कैसे करेंगे? तो पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा ट्रेड क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जो कि बैलेंस शीट के अंदर 4,80,000 के हैं। 4,80,000 के क्रेडिटर्स हैं, तो 4,80,000 मैंने पहले तो लिख दिया 4,80,000। अब क्रेडिटर्स क्या कह रहे हैं कि 25% तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। बिकॉज ये 25% छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो 25% ऑफ 4,80 1,20,000 हो जाएगा। तो ये तो हमारे लिए गेन है ही है। और उन्होंने कहा जितना अमाउंट हम छोड़ रहे हैं इक्वल अमाउंट, उतना ही अमाउंट आप हमें कैश में पे कर दो। तो टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी लिखना है। तो इन्होंने 1,20,000 छोड़ा और 1,20,000 हमने इनको कैश पे कर दिया। इसका मतलब अभी भी ट्रेड क्रेडिटर बचे हुए हैं इतने, तो 2 ट्रेड क्रेडिटर्स पेएबल अकाउंट। तो 480 में से अभी भी 2,40,000 के जो क्रेडिटर्स हैं वो बैलेंस शीट में आएंगे। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, उसके अलावा फिर इसने लिखा इसमें पॉइंट नंबर 6 में कि इन्वेंट्रीज जो है ओवर वैल्यूड है 150 से, तो उसको कम करना पड़ेगा। मशीनरी को 3 लाख से कम करना पड़ेगा। डेटर्स के खिलाफ हमें 5% का एक
प्रोविजन बनाना है डेटर्स के खिलाफ। तो ये है इस क्वेश्चन में, बाकी तो तुम कर ही सकते हो। तो 7th एंट्री जो है, बताओ क्या 7th एंट्री होनी चाहिए। याद रखें कि अभी जो शेयर सरेंडर में शेयर्स पड़े हैं उनको हमने कैंसिल नहीं करा है। मैंने कहा ना, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो आपको वो करना पड़ेगा। तो कैंसिलेशन ऑफ अनयूटिलाइज्ड शेयर्स, अनयूटिलाइज्ड सरेंडर्ड शेयर्स। बिकॉज शेयर सरेंडर अकाउंट में 1 लाख शेयर पड़े हुए हैं, 10 रुपए वाले, जो हमने यूटिलाइज ही नहीं करे क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था कि हमने इन शेयर्स का इस्तेमाल इन पार्टीज को करना है। तो कैंसिलेशन ऑफ अनयूटिलाइज सरेंडर्ड शेयर्स। तो इसलिए सारा का सारा अमाउंट जो है रिकंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, जो कि मैंने कहा शुरू में भी आप कर सकते थे। तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट। तो शेयर सरेंडर अकाउंट में जैसा कि मैंने कहा 1 लाख इंटू 10 के हिसाब से 10 लाख रुपए वर्थ के शेयर्स पड़े हुए हैं। तो वो अब तुम पहले तो रिकंस्ट्रक्शन में ले जाओ। तो शेयर सरेंडर अकाउंट तुम्हारा क्लोज हो गया। हालांकि मैंने कहा आप शुरू में ही लिख सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। जो शेयर सरेंडर हुए हैं फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन का मतलब यह है कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रिकंस्ट्रक्शन में ले जा सकते हैं। उसके बाद फिर राइटिंग ऑफ। अब हम अपने राइट ऑफ का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ ओवरवैल्यूड आइटम्स, एंड वैल्यूलेस एसेट्स, VLA। करेक्ट। तो उसके लिए मुझे पहले यह देखना पड़ेगा कि मेरे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में कितना बैलेंस है। अब बेटे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को जब आप टैली करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में आपका बैलेंस जो आ रहा है 17,50,000 का आ रहा है। 17,50,000, 17,50,000 का रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। और इस क्वेश्चन में जो नीचे दिया हुआ है कि एक तो इन्वेंट्री जो है वो ओवर वैल्यूड है, तो इन्वेंट्री को 1,50,000 से कम करने की जरूरत है। उसके बाद मशीनरी को 3 लाख से डेप्रिशिएट करने की जरूरत है। उसके बाद प्रोविजन बनाने की जरूरत है। उसने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है 5% के हिसाब से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स का 5% 30,000 का प्रोविजन मुझे बनाना पड़ेगा। फिर इस क्वेश्चन में जो मुझे राइट ऑफ करनी है चीजें, एक तो क्वेश्चन में गुडविल वगैरह दिया हुआ था 1 लाख का, वो तो हमें राइट ऑफ करना ही करना है। फिर क्वेश्चन में बेटे तुम्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेगेटिव आइटम के रूप में दिया हुआ है 10,10,000 का, वो भी तुम राइट ऑफ करोगे। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास कुछ कैपिटल रिजर्व बच जाएगा। कैपिटल रिजर्व 1,60,000 का बचेगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से शेयर सरेंडर के क्वेश्चंस हमें करने होंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो तुमसे बैलेंस शीट नहीं पूछते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनाना बेहद आसान सा होता है। तो आप इसकी भी बैलेंस शीट अपनी एंट्रीज को देख देख करके बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? जैसा कि मैंने कहा आपको, इस पॉइंट तक आते आते हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल में जो बैलेंस है वो कितना है, बल्कि इस पॉइंट पे जब हमने शेयर सरेंडर करे, टोटल मेरी इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की थी, उसमें से 10 लाख तो कम हो गई क्योंकि शेयर सरेंडर हो गए। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 लाख रुपए इस पॉइंट पर बचे हैं। बस उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या आपने कुछ और इक्विटी शेयर इशू करें। इस क्वेश्चन में आपने और इक्विटी शेयर कहीं इशू नहीं करे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 लाख का बैलेंस आपका बचेगा। यानी कि जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 10 लाख का अमाउंट आपका आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो 10 लाख का आपका अमाउंट आएगा न्यू बैलेंस शीट के अंदर। करेक्ट।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका कैंसिल हो गया, न्यू बैलेंस शीट पे नहीं आएगा। कैपिटल रिजर्व में अब 1,60,000 का बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में आ जाएगा क्योंकि कैपिटल रिजर्व में बैलेंस आ गया है। 13% डिवेंचर्स तो नहीं आएंगे 4,50,000 क्योंकि ये डेबिट हो गए, और अनसिक्योर्ड लोन भी पूरे खत्म हो गए, ये भी बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कुछ 14% डिवेंचर्स इश्यू करे थे। 14% डिवेंचर 2,50,000 के हमने यहां इश्यू करे हैं, और 2 लाख के हमने कुछ और इशू करे हैं। तो 4,50,000 के अब 14% डिवेंचर बैलेंस शीट में आ जाएंगे। 14% डिवेंचर जो है बैलेंस शीट में 4,50,000 के आ जाएंगे जब आप न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। जस्ट समझाने के लिए मैंने कहा पूछेंगे नहीं जब इस तरह के क्वेश्चंस में। फिर भी अनसिक्योर्ड लोन में कोई बैलेंस नहीं है। क्रेडिटर्स में मैंने बताया था 2,40,000 का बैलेंस अभी भी बच रहा है, तो न्यू बैलेंस शीट में ये इतने आएंगे। बिल्स पेबल जो है वो 28,000 आएगा। तो न्यू बैलेंस शीट में आपकी जो पोजीशन है वो ये रहेगी। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो कैंसिल हो गई, लेकिन अब 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी आएगी क्योंकि आपने 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 की ये इश्यू करी है। तो 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 की बैलेंस शीट के अंदर आएगी। न्यू बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000, कैपिटल रिजर्व 160, 13% डिवेंचर तो अब नहीं आएंगे, लेकिन 14% डिवेंचर 450, अनसिक्योर्ड लोन नहीं आएंगे, ट्रेड पेएबल 2,40,000 और बिल्स पेएबल 28,000 के आपके आएंगे। एसेट साइड में उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग में तो मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं है। मशीनरी जो है 3 लाख से कम हो गई, वो तुम लिख सकते हो एसेट साइड में। गुडविल अब बैलेंस शीट में नहीं आएगी, ये राइट ऑफ हो चुका है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 120 पर आएगा। इन्वेंट्री जितने से कम हो गई है उतना तुम माइनस करके लिख देना। ट्रेड रिसेबल 30,000 माइनस करके लिख देना, तुमने प्रोविजन बनाया है। अब कैश एट बैंक में कितना अमाउंट आएगा? देखो बेटे, आपका कैश एट बैंक 18,000 का था। एक तो शुरू में आपने 4 लाख रुपए अनकॉल्ड कैपिटल जब बुलाई तो आपका बैंक बैलेंस 18,000 से बढ़ गया, 4 लाख से बढ़ गया। तो बैंक बैलेंस में आप 4 लाख ऐड कर देंगे। 4 लाख से पहले तो आप ऐड कर देंगे। इज इट क्लियर टू यू? 4 लाख से बैंक बैलेंस आपने ऐड कर देंगे। उसके बाद एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 में बैंक नहीं है, 2 में भी नहीं है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 में आपने यहां कैश लिखा है तो कैश बैंक। आपने क्रेडिटर को कुछ पेमेंट करी है 1,20,000 की, तो इसको माइनस कर देना जब आप बैलेंस शीट बनाओगे। तो 18,000 प्लस 4 लाख माइनस 1,20,000। उसके अलावा बैंक बैलेंस और नहीं है। तो ये तीनों चीजें 18 प्लस 4 लाख, 4 लाख 18 में से 120 माइनस करके जो आएगा वो बैंक बैलेंस आपका आएगा। बैलेंस शीट इस ऐसे क्वेश्चंस पे बनाना आसान होता है, जैसा कि मैंने कहा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो 4.2 को करने के बाद, 4.2 को करने के बाद फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में 4.3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस सेशन में फिलहाल इतना काफी है।